कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, जिनमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी है जिसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जानते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है और इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या, इसके अनुप्रयोग, इसका कहाँ पे प्रयोग होता है। तो एप्लीकेशन के विषय में बाद में बताएंगे। पहले आप समझिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह इसकी साधारण प्रतिज्ञा है। इसको सिद्ध किया जाएगा एक उदाहरण के द्वारा, जिसे हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। पहले हम उस गुणनखंड वृक्ष को देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति लिखेंगे कि गुणनखंड वृक्ष हमारा क्या है। कि गुणनखंडों की एक श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। गुणनखंड वृक्ष है क्या बच्चों? यह है गुणनखंडों की एक श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जो एक वृक्ष के रूप को निरूपित करती है, गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। तो पहले देखिए कि गुणनखंड वृक्ष क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 21,252। 21,252 को हम सबसे छोटा हमारा गुणनखंड क्या है? 2 है। अभाज्य गुणनखंड 2 है। 2 से काटेंगे इसको, इकाई के स्थान पे 2 है। 21,252। इसको 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, 1 के 2 और फिर 0 आ जाएगा। 12, 2 छाक 12, 5 बचेगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 छाक 12। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 और 2 तिहाई 6। फिर इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 1 के 3 और यहाँ पे 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 1 के 3। फिर इसको हम 7 से कैंसिल करेंगे। 7 दूनाई 14 और यहाँ पे बचेगा 3, 37 हो जाएगा। 7 पची 35 और 7 त्रुक 21। फिर इसको हम 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 तिहाई 23। और इसको 23 से फिर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 23 1 के 23। तो इसको गुणनखंड वृक्ष के रूप में जब लिखेंगे, इसके 2 भाग करेंगे। पहला 2 करेंगे और 2 को 2 से जब हमने भाग दिया तो आया था 10,626 आएगा। फिर 10,626 को फिर 2 भागों में फिर 2 से हमने काटा था तो हो जाएगा 5,313, 5,313। और फिर इस 5,313 के फिर 2 भाग हुए थे। एक हुआ था इधर 3 और दूसरा हुआ था ये 1,771। 1,771 के फिर 2 भाग हुए थे। 1,771 के 2 भाग हुए थे, जिसमें आएगा 7 और 253। फिर 253 फिर 2 भाग हुए, एक हुआ 11 और दूसरा हुआ 23। इस प्रकार हमने देखा ये जो हमारे 23 भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या है। इधर हमारा 7 भी अभाज्य संख्या है और इधर 3 अभाज्य संख्या है। ये इधर ये 2 अभाज्य संख्या है और ये भी हमारा 2 अभाज्य संख्या है और ये हमारी मूल संख्या थी।
तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इसको जब लिखते हैं कि 21,252, इसे बराबर लिखेंगे 2 को 2 बार गुणा, 2 गुणित 2 और गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11 और गुणित 23। इसे लिखा जाएगा 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 23। तो ये जो हमने निकाला ये अभाज्य गुणनखंड हमारे निकले। ये क्या निकले? अभाज्य गुणनखंड 21,252। इसको लिखेंगे 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 7 गुणित 11 गुणित 23, यहाँ तक लिखेंगे। और 2 ये 2 बार है, 2 के बाद 2 और 3 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 23 एक बार। ये सारे के सारे अभाज्य हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि p इज नॉट इक्वल टू 1, p एक न हो तथा p के धनात्मक भाजक केवल एक और p हैं। इसके p में क्या कहते हैं? तथा p के धनात्मक भाजक केवल एक और p होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जो हमारा p है, इसको हमने मान लिया क्या है? ये अभाज्य है। और अभाज्य कब होगा? जब ये केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी दूसरे से न कटे। तो सबसे पहला हमारा अभाज्य क्या होता है? 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। इसी प्रकार आगे निकालते चले जाते हैं। तो ये बच्चों हमारा गुणनखंड वृक्ष प्राप्त हुआ। और ये हमारे जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त है। अभाज्य गुणनखंड 2 हैं, 3 है, 7 है, 11 है और 23 है। इसको इस प्रकार जो निकालने की विधि है, इसी श्रृंखला को, इस गुणनखंडों की इस श्रृंखला को गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। अब इस गुणनखंड वृक्ष में एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं एक क्रम में लिखते हैं, चाहे वो आरोही क्रम हो और चाहे अवरोही क्रम हो। 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 23 है। इसीलिए ने परिभाषा में लिखा है कि ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक क्रम में लिख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसके बिना नहीं लिखा जाएगा तो ये क्या होगा? अद्वितीय होगा। इसको एक क्रम में लिखना चाहिए, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये हमारी क्या थी? परिभाषा थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। ये साधारण प्रतिज्ञा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसमें जैसे हमने मान लिया कि p एक अभाज्य कोई संख्या है, कि माना उत्पत्ति मान लीजिए कि माना p कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है जो अभाज्य है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि p इज नॉट इक्वल टू अभाज्य है, जहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0। कब? यदि p इज नॉट इक्वल टू 1, 0 कहते p इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं होगा और कुछ भी हो। तो ये हमारा p बराबर 1 निकल आया। तो हम अभाज्य गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखने का एक निश्चय करते हैं और उसे अभाज्य गुणनखंड क्रम के में लिख देते हैं। और फिर इनको जो एक ही प्रकार के जैसे हैं, 2 है तो 2 को 2 बार है, 2 बार लिख दिया, 3 बार होता 3 बार लिख देते। अब इसमें जो हमारा p है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। हमने माना कि कोई संख्या हमारे पास c है। अगर हमारे पास कोई संख्या x है, हमने मान लिया कोई हमारे पास संख्या x है और x को अभाज्य गुणनखंडों में लिखें तो लिखें p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाएंगे? हम इनको लेकर के जाएंगे
Pn तक। अब यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आरोही क्रम में इनको लिखते हैं तो ये क्या होगा, अर्थात इसको हम लिखेंगे कि P1 या तो P2 के P1 या तो P2 के बराबर होगा या P2 से छोटा होगा। P1 या तो P2 से, और P2 क्या होगा, P2 या तो P3 के बराबर होगा या P3 से छोटा होगा। इसी प्रकार P4 आ जाएगा एंड सो ऑन। आखिरी में क्या हो जाएगा, आखिरी में लिखा जाएगा कि इसके पहले वाला ये Pn से माने Pn-1 Pn से छोटा होगा या तो इसे हम या इसके बराबर होगा। तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या को हम प्रत्येक भाज्य संख्या को इस प्रकार अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं और इन्हें अवरोही या आरोही क्रम में लिखा जाता है। इस क्रम का हम ध्यान रखते हैं। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो एक अभाज्य संख्या होगा या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो एक अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। इतनी बातें हमें ध्यान रखना है। बस आज यहीं तक।